ये अपना सरफेस, ध्यान दो यहाँ पे सरफेस टेंशन में ये कैपिलरिटी लास्ट टॉपिक का अपना वो स्टडी कर लिया था, ठीक है ना, उसके प्रॉब्लम्स भी कर लिए थे। अब ये चैप्टर मतलब हो गया है। अब जो स्टार्ट करेंगे कौन सा थर्मो वाला पार्ट, हीट वाला पार्ट, ठीक है ना, वो हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ चैप्टर के बारे में, बाद में स्टार्ट करते हैं। अगर एनसीईआरटी फॉलो करे तो 3 चैप्टर्स है। पहला है थर्मल प्रॉपर्टीज, दूसरा है थर्मोडायनेमिक्स और तीसरा काइनेटिक थियरी ऑफ गैस। तो जो पहला जो आज हम स्टार्ट करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज, उसमें क्या स्टडी करेंगे हम? टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर मतलब बेसिकली बोल सकते हैं एक बॉडी अगर हमें गर्म लग रही है मतलब उसका टेम्परेचर ज्यादा है, कोल्ड लग रही है तो टेम्परेचर कम है। ठीक है, टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है, पता है क्या कहते हैं? टेम्परेचर मेजर करना हो क्या यूज करते हैं? थर्मोमीटर। उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ थोड़ा बहुत अगर आइडिया हो तो सपोज ये मेटल है, इसको मैं हीट करूं तो पता है मेटल फैलता है, अगर उसको कोल्ड करे तो मेटल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो जो ऐसे बिहेवियर जो है मटेरियल का, थर्मल बिहेवियर कहते हैं, वो हमें स्टडी करना है इस चैप्टर में। ठीक है, और तुम्हें एग्जांपल दूं तो ये ऑब्जर्व किया हो तो यूटेंसिल्स जो हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स जो हैं अपने, ठीक है, तो वो फ्राइंग पैन है, तो जहाँ पे हम कुक करते हैं वो पार्ट नोटिस किया हो तो एल्यूमिनियम मेटल का बना होता है, और जो हैंडल होता है जहाँ से हम पकड़ते हैं वो या तो प्लास्टिक का होता है या तो वुड का होता है। क्यों ऐसा केस होता है? जैसे हम पैन के रखते हैं, क्या फायदा है? वो पार्ट जो स्टव के फ्लेम के पास रखते हैं वो मेटल का होता है, जो हैंडल से पकड़ते हैं वो वुड या प्लास्टिक का होता है। क्या रीजन है? क्यों मटेरियल? मेटल में हीट ट्रांसफर क्या अच्छा होता है, वुड में क्या होता है? बहुत कम होता है ना, वो रीजन सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो वो सब भी क्यों होता है, कैसे होता है, तो वो सब हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। किसमें? थर्मल प्रॉपर्टीज। तो पहला चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद स्टडी जो होगी, देखो हमने सॉलिड्स के बारे में पढ़ लिया, याद हो तो सॉलिड्स का मतलब बेसिकली वो एसपीडी बनाई, वो सब स्टडी किया। मेन इक्वेशन कौन सी थी? F = m न्यूटन सेकेंड। जब हमने फ्लूइड की बात की, फ्लो हो रहा है पाइप, वो एफ्लक्स वाला याद हो दिया ना, तो कैसे होल बनाते हैं तो क्या लिक्विड बाहर निकलता है। तो उस केस में हमने F = m अप्लाई नहीं किया था। क्या अप्लाई किया था यार? स्पीड ऑफ एफ्लक्स वो सब स्टडी किया था, तो उसमें F = m नहीं अप्लाई किया। जब फ्लो आता है कौन सी इक्वेशन लगाई? दो इक्वेशन लगाई, एक कौन सी? कंटिन्यूटी A1 = A2 और दूसरी कौन सी थी? बर्नौली। ये अप्लाई की थी, है ना। तो सॉलिड की अलग इक्वेशन आती, लिक्विड के लिए अलग इक्वेशन आती, तो वैसे ही गैस के लिए अलग इक्वेशन आती है। पता है गैस की इक्वेशन पता है? केमिस्ट्री शायद पढ़े थे, PV = तो वो सब हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, उससे आप बिहेवियर होगा, गैस का मेन बिहेवियर स्टडी करना है। ठीक है, तो आज उससे स्टार्ट करते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज से। ठीक है, वो थर्मोमीटर, टेम्परेचर, वो सब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये भी बेसिक है, थोड़े टॉपिक्स इसमें ज्यादा है पर बेसिक है, एकदम इजीली हो जाएगा। ठीक है ना, आराम से स्टडी करेंगे। इसका मॉड्यूल मिला है क्या? वो मुझे करने का नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो वो प्रिंट दे दूंगा, वो इस वीक में आ जाएगा। ठीक है, और तब तक तो मैं जितना कर रहा हूँ बेसिक उतना उसमें कवर अपना सब हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लो चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज of matter, thermal properties of matter, thermal properties of matter। ठीक है, उसमें ये पहले डेफिनेशन किसका? टेम्परेचर के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन उसमें लिखो टेम्परेचर। टेम्परेचर हमें किसका आइडिया देता है? अगर एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हाई हो तो हम क्या बोल सकते हैं? ऑब्जेक्ट क्या फील होगा? हॉट फील होगा। अगर उसका टेम्परेचर कम हो
क्या होगा, कोल्ड फील होगा। बेसिकली क्या उसका मेजर है कि कितना ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है, ठीक है ना। और टेम्परेचर का यूनिट पता है, केल्विन होता है, बहुत सारे यूनिट होता है, केल्विन होता है, फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री सेल्सियस है ना, बहुत सारे होते हैं। कन्वर्ट कैसे करना है वो सब भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। लिख लो उसमें एक डेफिनेशन, टेम्परेचर इज अ मेजर, टेम्परेचर is a measure of hotness or coldness of a body. Temperature is a measure of hotness or coldness of a body. ठीक है, full stop. Continue में लिखो. A hot body has a temperature. A hot body has a temperature higher than a cold body. Hot body has a temperature higher than a cold body. नेक्स्ट लाइन में ऐसा यूनिट लिखो, ऐसा यूनिट। ये बहुत सारे भी बोले केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट वो सब बोले, ऐसे भी कौन सा होता है? ऐसे मतलब बेसिकली क्या हम जो कैलकुलेशंस में यूज कर रहे हैं क्या होता है, केल्विन होता है, ठीक है ना। ऐसे लिखो केल्विन, KELVIN, ब्रैकेट में लिखो कैपिटल K, ठीक है, उसका सिंबल होता है केल्विन, ठीक है ना। और वैसे ही लिखो उधर अदर यूनिट, डिग्री सेल्सियस and degree Fahrenheit, degree Celsius and degree Fahrenheit, degree Celsius and degree Fahrenheit। एक कन्वर्जन अगर तुम्हें बताऊं, पता है तो मुझे बताओ। सपोज मैं कहूं, अगर यहाँ पे हम देखें, इधर रूम टेम्परेचर मान लो है 27 डिग्री सेल्सियस। हम इंडिया में जो टेम्परेचर मेजर करते हैं, यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, किसमें, सेल्सियस में होता है। अच्छा, डिग्री सेल्सियस बोलो, डिग्री सेंटीग्रेड बोलो, एक ही बात, ठीक है। हम इंडिया में अगर देखें या बेसिकली एशियन कंट्रीज में अगर देखें तो टेम्परेचर कितना होता है, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि रूम टेम्परेचर, अभी का रूम टेम्परेचर जो 27 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में कन्वर्ट करना आता है क्या करते हैं, 273 से प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड क्या करते हैं, प्लस करते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू अगर देखो तो 273.15, 273 ले सकते हैं, कैलकुलेशन में वही लेंगे, पर लिखना है तो एग्जैक्ट लिखना है, ठीक है ना। तो उसके नीचे ही केजे कन्वर्जन लिख सकते हो, क्या ऐसे लिख सकते हो, अगर तुम्हें केल्विन में टेम्परेचर चाहिए TK, तो डिग्री सेल्सियस में पता होगा, प्लस क्या कर देना 273.15, ठीक है ना। ये देखिए एक सिंपल कन्वर्जन, ठीक है, इस पे बॉक्स बना देना, TK इक्वल टू होगा TK प्लस 273.15, ठीक। और दूसरा अगर स्केल देखें, जैसे ये मैंने बताया कि इंडिया में या एशियन कंट्रीज में डिग्री सेल्सियस यूज होता है। तो अगर मैं तुम्हें कहूँ आइस है, ठीक है, वाटर है, वाटर आइस में कितने टेम्परेचर पे कन्वर्ट होती है, 0 डिग्री क्या सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या है, आइस में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना, 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर स्टीम में कितने टेम्परेचर पे कन्वर्ट, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर तुम उधर जाओगे यूएस में, कनाडा साइड उधर जाओगे, तो वो लोग क्या बोलेंगे कि जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो रहा है, हम जैसे बोलते हैं 0 डिग्री पे हो रहा है, वो लोग क्या बोलेंगे 32 डिग्री पे हो रहा है। वो लोग 0 डिग्री नहीं बोलेंगे, 32 डिग्री बोले, क्यों, उधर 32 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो क्या वो लोग क्या यूज कर रहे हैं, फ़ारेनहाइट, हम सेल्सियस यूज कर रहे हैं, कोई बोलता नहीं है पर अंडरस्टूड है, हम सेल्सियस में यूज कर रहे हैं, वो लोग किसमें यूज कर रहे हैं, फ़ारेनहाइट। मतलब अपना 0 डिग्री सेल्सियस उनके 30 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। हम बोलते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या कहते हैं, वाटर बॉईल हो रहा है, वो लोग कितने में बोलते हैं पता है, कितने फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो उधर जो यूज करते हैं वो फ़ारेनहाइट होता है, यहाँ पे क्या होता है सेल्सियस। कन्वर्ट करना उसमें भी आना चाहिए ना, जैसे इसमें कन्वर्ट किया है उसमें भी आना चाहिए कन्वर्ट।
वो कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो एक है ना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, वो प्रॉब्लम्स में एनसीईआरटी में तो ऑब्वियसली काम आएगा, कंपेटिव पार्ट में बहुत काम आएगा। एक क्या कहते हैं बेसिक इक्वेशन है, रेशियो है, वो मैं लिख पा रहा हूँ। जैसे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस, हो सकता है कोई और स्केल दी हो, उसमें कन्वर्ट इजीली कर सकते, ठीक है। एक बेस आइडिया दे देता हूँ बस, जैसे मैं 0 डिग्री और 100 डिग्री बोल रहा हूँ, मेल्टिंग में और बॉइलिंग में मतलब कितने डिग्री का फर्क है, 100 डिग्री का, उसमें कितने का है फ़ारेनहाइट में। मैं क्या बोला, किस पे वो मेल्ट होती है, 32 पे, आइस वाला फॉर्म कितना होता है 32 पे, और वो बॉयल कितने पे होता है 212, कितना फर्क है 180। अपने में 100 का गैप है, उनमें कितनों का गैप है 180 का गैप है, तो रेशियो वो निकालना, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, वो हमें काम आएगा। 2-3 है ना, 4 बना दो उसमें, लिखो उसमें कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर from one scale to another, conversion of temperature from one scale to another can be obtained from अब मैं एक है ना ये रेशियो लिख पा रहा हूँ, वो रेशियो लिख लो, टेम्परेचर एट एनी स्केल माइनस लोअर पॉइंट अपॉन अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट इक्वल टू कांस्टेंट। ये लिखो, इसमें बॉक्स बनेगा। लोअर पॉइंट अपॉन अपर पॉइंट इक्वल टू कांस्टेंट। इसको यूज करते हैं तो उससे ना कन्वर्जन बहुत इजीली निकल जाएगा, ठीक है। सपोज हमें डिग्री सेल्सियस में पता है, मान लो जैसे मैंने बोला कि अपना रूम टेम्परेचर मान लो 27 डिग्री सेल्सियस है अभी, अब तुम्हें उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करना है, ये यूज कर सकते हैं। तो कैसे यूज कर सकते हैं, मान लो रूम का टेम्परेचर क्या है TC सेल्सियस, कितना है TC, ठीक है। तो टेम्परेचर एट एनी स्केल, उसकी जगह मैं क्या लिख लिया TC, कि भाई सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर कितना है T, माइनस लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट लिखा है ना। लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट बेसिकली मतलब क्या है, वो अपना वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जनरल। तो लोअर पॉइंट मतलब कौन सा, मेल्टिंग पॉइंट हो, तो क्या डाल सकता हूँ, कितना होता है 0 डिग्री, अपॉन अपर पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री, माइनस ये लोअर पॉइंट 0 डिग्री, इक्वल टू क्या है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या है, ये जो तुमने सेल्सियस में लिखा है वही सेम किस में लिख सकते हो तुम, फ़ारेनहाइट में। तो मान लो इस रूम का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना है TF, जो मुझे निकालना है। फ़ारेनहाइट के ऊपर लोअर पॉइंट बताओ क्या होता है, अभी डिस्कस किया क्या, 32, नीचे बोलो क्या लिखो, अपर पॉइंट क्या था 212। इससे इतना मन में कर सकते हो TF इक्वल टू क्या है, इतना मन में बना सकते हो, इक्वेशन होनी चाहिए प्रैक्टिस। इसको T/100 लिख सकते हैं, ये कितना होगा 180, यहाँ पे लेके आओ 180/100, जिसको मन में हो रहा है वेल एंड गुड, जिसको ना हो रहा है उसको सिखा रहा हूँ मैं। 180/100 कितना होता है, सिंप्लीफाई करो 9/5, तो क्या आ गया 9/5 TC, इधर -32 था, इस तरफ आ जाएगा प्लस, या तो इससे क्या है कन्वर्ट, ठीक है ना। एक स्टेटमेंट लिख दो, बाद में ये अपने आप तुम्हें लिखना है, कॉपी नहीं करना है। देखो, लेट एन ऑब्जेक्ट हैव टेम्परेचर TC in Celsius scale
When an object has temperature Cc in Celsius scale, Cc in Celsius scale, and Tf in Fahrenheit scale, and Tf in Fahrenheit scale. ठीक है, उसके बाद ये रेशियो लिख लो, कन्वर्ट कर लो और अपने आप करो कन्वर्ट, तब दिमाग में बैठेगा। लिख लिया क्या? ठीक है, और देखो ये अगर मैं तुम्हें सजेस्ट करूं पर्सनली तो इक्वेशन याद रखो ना, उससे बेटर। ठीक है, अभी तो प्रॉब्लम कहीं दिमाग में बैठ जाएगा, उससे बेटर ना ये वाला कंसेप्ट याद रखो कि रेशियो तुम्हें क्या करना है, इसे इजीली सॉल्व करना। ठीक है, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, बाद में थर्मोमीटर का है। ठीक, चलिए इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखो क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो, ट्रिपल पॉइंट of neon and carbon dioxide, triple point of neon and carbon dioxide, triple point of neon and carbon dioxide are 24.57 Kelvin, 24.57 Kelvin and 216.55 Kelvin, 216.55 Kelvin respectively. Express this temperatures on Celsius and Fahrenheit scale. Express this temperatures on Celsius and Fahrenheit scale. ठीक है, तो देखो नियॉन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, दोनों का टेम्परेचर दे रखा है। तो कौन सा है टेम्परेचर? देखो क्या लिखा है, ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, पता है ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? जैसे तुम्हें कहूँ मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या हुआ, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड हो, तो मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट भी पता है, लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, गैस में। ठीक है ना, वो क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट नाम में ही है, सोचो मेल्टिंग बॉइलिंग, जैसे मेल्टिंग पॉइंट मैं तुम्हें कहूँ तो दो ही फेज तुम्हें देखने मिलते हैं। कौन से फेज? सॉलिड और लिक्विड। बॉइलिंग की बात करें तो भी दो ही फेज देखने मिलते हैं, लिक्विड और गैस। ट्रिपल पॉइंट ऐसा स्पेशल पॉइंट है जहाँ पे तीन सॉलिड लिक्विड गैस तीन फेज एक साथ देखने मिलते हैं। ऐसा होता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का भी ट्रिपल पॉइंट होता है। क्या होता है उसमें, या फिर तुम्हें एक क्वेश्चन का ही समझाऊं, जैसे नियॉन का कितना दे रखा है, 24.57 केल्विन। ठीक है ना, ये है टेम्परेचर, साथ में प्रेशर भी होता है। ठीक है, वो दोनों होता है। सपोज उतना तुम नियॉन को दो तो उस वेसल में नियॉन गैस में भी मिलेगा, लिक्विड में भी मिलेगा, सॉलिड में भी मिलेगा। कंटिन्यूस कन्वर्ट होगा, कंटिन्यूस कन्वर्जन होगा। ऐसा नहीं कि नियॉन ऐसे लिक्विड में पड़ा होगा, सॉलिड गैस में पड़ा होगा। कंटिन्यूस क्या होगा, कन्वर्जन होता होगा। YouTube पे इतना ये सर्च कर सकते हो, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो उसमें भी क्या होता है कि ऐसे क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट वेसल होता है, उसमें वाटर को ट्रिपल पॉइंट पे लेके आते हैं। तुम्हें क्लियरली दिखेगा उसमें कि ऐसे वाटर वेपर बन रहा है, लिक्विड बन रहा है, आइस बन रहा है, कंटिन्यूस ऐसे कन्वर्ट हो रहा है। तीन फेज क्या तुम्हें एक साथ देखने मिलेंगे।
ऐसे पॉइंट को स्पेशल पॉइंट है वो, क्या कहते हैं उससे, ट्रिपल ट्रिपल। ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं स्टडी करना है, बस ये मैंने आइडिया दिया, ठीक है ना, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और एक बेसिक आइडिया दे दिया। मेन अपना काम इस क्वेश्चन में क्या है कि टेम्परेचर दे रखा है, जैसे नियॉन की बात करें, ठीक है ना, तो उसके लिए एक साथ करते हैं, लिख लो उसमें इक्वेशन क्या होगा कि फॉर नियॉन इसमें कैल्विन में रखा है तो कैसे लिखे, फॉर नियॉन टीके इक्वल टू कितना है 24.57 केल्विन। तो उसको अब मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में भी और फ़ारेनहाइट में भी। सेल्सियस में कैसे, ये वाला इक्वेशन यूज करें, ये अब प्लस माइनस तो खुद डिसाइड करो, ये यूज करो तो इससे टीसी मिल जाएगा। सब टीके दिया है 24.57 इक्वल टू टीसी प्लस 273.15, तो टीसी निकालना है तो कितना हो जाएगा 24.57 माइनस 273.15 आता है, माइनस क्या आएगा 248.58 क्या लिखोगे, नंबर नहीं लिखना, डिग्री सेल्सियस ऐसे लिखना है प्रॉपर्ली, ठीक है 248.58 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, ये सेल्सियस में आ गया, ठीक है। एक मिनट माइनस आएगा, ठीक है, माइनस इसमें से फ़ारेनहाइट में चाहिए तो ये यूज कर सकते हैं, तो फ़ारेनहाइट में चल निकाल दो फ़ारेनहाइट। इक्वल टू 9/5 इंटू 248.58 प्लस 30, ठीक है ना, ये आ जाएगा। इसमें ये क्या कहते हैं, आंसर ऐसा हो तो दे देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन वो डिवाइड करने में टाइम लगे, आंसर में दे देता हूँ, ठीक है ना, मुझे भरोसा है कर लोगे। आंसर इसमें लिख लो, एक मिनट, इसमें माइनस में डालना है, वो ध्यान रखना है, जब माइनस में डालोगे तो माइनस में डालना है, ठीक। तो इसमें आंसर दिया हुआ है -415.44, ये आ रहा है फ़ारेनहाइट में, -415.44। ये यूनिट क्या लिखो डिग्री है, सेम किसके लिए करना है तुम्हें, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए करना है, ठीक है। लिख लो, आंसर मैं दे देता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, तो प्रॉपर्ली लिख लो, वो सेल्सियस में कन्वर्ट कर दो पहले तो, और फ़ारेनहाइट में डाल दो, मैं आंसर में दे दूंगा।
सेल्सियस में किया क्या कार्बन डाइऑक्साइड को, कितना आ रहा है सेल्सियस में करे तो क्या था टीके कितना था उसका 216.55 इक्वल टू TC प्लस 273.15 तो इस तरफ लेके आओ कितना रही है -56.6 डिग्री सेल्सियस, ये TC अपना आ गया, ठीक है -56.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये फ़ारेनहाइट के लिए यूज करना है, ठीक है। तो TF इक्वल टू क्या होगा 9/5 इंटू 56.6 प्लस ये 30, तो इधर से TF इधर भी एक माइनस में डालना है, लिखा ध्यान रखना, ठीक है -56.6, तो ये आएगा आंसर -69.88 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट स्केल में आएगा -69.88, ठीक है ना फ़ारेनहाइट स्केल में। ओके, एक बेसिक एनसीईआरटी का क्वेश्चन कन्वर्जन वाला करवा, ठीक है। एनसीईआरटी में ये वाला क्वेश्चन तो एक ही है, पर कॉम्पिटिटिव पार्ट में और अलग वेरिएशंस कैसे आते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, एट व्हाट टेम्परेचर both Celsius and Fahrenheit scale, at what temperature both Celsius and Fahrenheit scale become equal. At what temperature both Celsius and Fahrenheit scale become equal. ठीक है, इसमें ऑप्शंस दे रहा हूं मैं। पहला ऑप्शन लिखो 40 डिग्री, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट कुछ मत लिखना, सिर्फ 40 डिग्री, ठीक है। दूसरा लिखो -40 डिग्री, तीसरा ऑप्शन लिखो 50 डिग्री, और लास्ट ऑप्शन लिखो -50 डिग्री, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं क्या है, सॉल्व करने की खुद ही ट्राई करनी है, तो इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। क्या दिया कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जहाँ पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल क्या इक्वल है, इसका मतलब तुम्हें कहूँ, मुझे बताओ यहाँ का अपना 0 डिग्री सेल्सियस उधर के 0 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है क्या, किसके बराबर है 32 के बराबर, इधर का 100 डिग्री सेल्सियस उधर के किसके बराबर है 1। तो ऐसा कोई टेम्परेचर हमें ढूंढना है, जैसे पहला ऑप्शन क्या है 40 डिग्री दी है, सपोज वो सही हो, सपोज, तो इसका मतलब क्या होगा इधर का 40 डिग्री सेल्सियस वो उधर के भी 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के क्या होगा, तो ऐसा इसमें ऑप्शन में से कौन सा सही तुम्हें सॉल्व करना, ठीक है। करो, ट्राई करो, सिंपल प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व करना। इसमें जो इक्वेशंस लिखी है उसमें से ऑब्वियसली आंसर उसमें से ही आने वाला है, तुम्हें बस थोड़ा अप्लाई करना है, दिमाग लगाना है। क्या है -40 राइट है। इक्वेशन डिसाइड की कौन सी अप्लाई करेंगे, बोलो कौन सी अप्लाई करेंगे, एक ही है ये वाली है, तो सपोज पता होना चाहिए, क्या करोगे TF और TC क्या है, तो TF और TC दोनों की जगह या तो सिर्फ T लिख लो, चलो कुछ एक तो भी सिंपल दे दो, दोनों को इक्वल कर दो और कर दो कम, तो उससे टेम्परेचर आ जाएगा।
क्या करोगे, इधर दोनों को ऐसे सिर्फ टी लिख दो, ठीक है ना, कि इधर फ़ारेनहाइट का भी टेम्परेचर टी है और इसका भी टी है, दोनों को सॉल्व करोगे तो टेम्परेचर हमें मिल जाएगा जहाँ पे दोनों इक्वल है। तो इसको सॉल्व करें कितना क्या, टी माइनस 9/5 इंटू टी इक्वल टू 32, एलसीएम ले लो तो माइनस 4t/5 इक्वल टू 32, और इसको सॉल्व करें तो टी कितना आ रहा है, -40 डिग्री। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर है -40 डिग्री सेल्सियस, तो तुम क्या बोल सकते हो कि उसका फ़ारेनहाइट में भी कितना होगा, -40 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट ही सेम, ठीक है सेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, on Celsius scale, temperature of a body, on Celsius scale, temperature of a body increases by, on Celsius scale, temperature of a body increases by 30 degrees Celsius. On Celsius scale, temperature of a body increases by 30 degrees Celsius. ठीक है, full stop. What is the increase? What is the increase on Fahrenheit scale? What is the increase on Fahrenheit scale? What is the increase on Fahrenheit scale? इसका मतलब समझो, चलो इसमें क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं, एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, 30 डिग्री बढ़ रहा है, पर कितने सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट में देखे तो कितना बढ़ेगा। जैसे अगर तुम्हें कहूँ कि मुझे आइस को मेल्ट करना है या वाटर 0 डिग्री पे और मेल्ट कर रहा हूँ मैं, सॉरी बॉइल कर रहे हैं, कितना टेम्परेचर बढ़ा है, 100 डिग्री बढ़ा है, फ़ारेनहाइट में कितना, 1 हो जाएगा 1, तो सेम यहाँ पे देखिए 30 डिग्री अगर बढ़ाओगे सेल्सियस में तो फ़ारेनहाइट में कितना, ठीक है, ट्राई करो ये भी अच्छा प्रॉब्लम। कितना है 54। बोलो सॉल्व करें, इसमें कोई अप्रोच बताओ कैसे करना है। देखो ऐसा केस है फ़ारेनहाइट और इसका, तो इसमें
ये जो अपना रेशियो वाला लिखो है ना, टेम्परेचर वाला की रेशियो कांस्टेंट रहता है, उसका नॉलेज यूज कर सकते हो। क्या था वो उसमें, टेम्परेचर रेशियो क्या था, टेम्परेचर एट एनी पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट अपॉन वो अपर माइनस लोअर, वो क्या रहता है, कांस्टेंट। अगर चेंज स्टडी करना हो ना, तो चेंज के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें ना लिख लो, ऐसा हो तो 2-3 स्टैंडर्ड भी बना सकते हो, ठीक है, ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम करके सीखोगे। देखो, टू स्टडी द चेंज इन टेम्परेचर, टू स्टडी द चेंज इन टेम्परेचर from one scale to another, to study the change in temperature from one scale to another, apply तो देखो उसमें क्या कर सकते हो, डेल्टा टी इन एनी स्केल, माइनस क्या करते थे पहले, क्या था ऊपर टी एट एनी स्केल, माइनस क्या करते थे लोअर पॉइंट, अब लोअर पॉइंट तो चेंज होता नहीं है, तो ऊपर क्या करते थे डेल्टा टी इन एनी स्केल अपॉन अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, ये क्या रहता है कौन, ठीक है, चेंज के फॉर्म में ऊपर से चेंज लिखना है, ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तो इस पे भी बॉक्स बना सकते हो, ठीक है ना, कि ये भी काम आएगा। तो अब इसमें अपना वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का वो है, तो देखो क्या लिख सकते हो इसमें, पहले सेल्सियस में अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा टी सी, सेल्सियस में जो चेंज आया अपॉन अपर माइनस लोअर बता 100 माइनस 0 इक्वल टू सेम किस में होगा, फ़ारेनहाइट में, तो क्या लिखे, डेल्टा टी एफ अपॉन 212 माइनस 32, तो इधर से डेल्टा टी एफ मुझे चाहिए, तो देखो मिल जाएगा, कितना आएगा 9/5 डेल्टा टी, ठीक, अब वैल्यू डाल दो, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू किसके बराबर है, 9/5 इंटू डेल्टा टी कितना था 30 डिग्री, तो कितना गया इधर से 54 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, 54 डिग्री फ़ारेनहाइट, कितना चेंज है, ठीक। इसमें एक और टाइप का जो प्रॉब्लम, देखो अभी तक जो हमने प्रॉब्लम की उसमें क्या था, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन, वो सब में था, ठीक है, अगर कोई नया ही स्केल आ जाए जो हमें ना पता हो, कोई अलग स्केल भी आ सकता है, तो उसके बेस पे प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है, तो एक प्रॉब्लम ऐसा कर लेते हैं, देखो क्वेश्चन, a thermometer reads value x naught when in contact with boiling water. A thermometer reads value x naught when in contact with boiling water, and x naught by 3 when in contact with ice, and x naught by 3 when in contact with ice, in contact with ice. Find temperature of an object. Find temperature of an object in degree Celsius. Find temperature of an object in degree Celsius. If this thermometer in contact with the object, if this thermometer
in contact with the object, this thermometer in contact with the object reads x naught by 6, reads x naught by 6. ठीक है, ये पहले सेम कर दो। क्वेश्चन समझने की ट्राई करो। इसमें क्या दिया हुआ है कि अब कोई अलग ही थर्मोमीटर है जो वो सेल्सियस में नहीं, फ़ारेनहाइट में भी नहीं, कुछ अलग ही थर्मोमीटर है। तो उसमें देखो, अगर मैं उसको आइस में रखूं तो कितना दिख रहा है? x नॉट बाई 3। बॉइलिंग वाटर में रखो तो x नॉट दिख रहा है, वो कुछ अलग ही स्केल पे, सेल्सियस में से कोई अलग ही स्केल पे। तो ये है कि अगर वो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में तो कितना दिखा रहा है? x नॉट बाई 6। तो तुम्हें देखना है कि वो सेल्सियस में कितना है। अभी ऐसा है, तो देखो ये प्रॉब्लम दिख रहा है तो क्या कन्वर्जन का ये x में भी है, सेल्सियस में क्या कन्वर्जन करना आना चाहिए। कन्वर्जन के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करें? जितना हमने स्टडी किया, जो हमने स्टडी किया लिखवाने वाला पार्ट नहीं, उसमें आएगा प्रॉब्लम, सही आएगा। क्या होगा? वो स्केल वाला लिखा ना, कांस्टेंट वाला, टेम्परेचर टेन स्केल माइनस लोअर पॉइंट अपर माइनस 2, और हमेशा कांस्टेंट रहता है कोई भी स्केल के लिए। तो जैसे वो सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया था, वैसे ये प्रॉब्लम में ट्राई करने की करो, ट्राई करो, ये होना चाहिए। तो वो रेशियो वाला जो पार्ट है वो स्टडी करना है।
ओके ठीक है, इसमें देखो अप्रोचेस दिख रहे हैं, काफी स्टूडेंट सॉल्व भी कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उसमें का आंसर भी आ गया। ठीक है, एटलीस्ट ठीक है, वो अच्छी बात है कि एटलीस्ट अप्रोच ढंग से ले रहे हैं। ठीक है, आंसर ना केवल जिनका बीच में अटक रहे हो बस देखो कि कहाँ पे अटक रहे हो। ये जो बताया कि वो रेशियो वाला पार्ट यूज करना है। ठीक है, तो सेल्सियस में अगर लिखे ऑब्जेक्ट का मुझे टेम्परेचर निकालना है, सेल्सियस में निकालना है, तो क्या था अपना वो टीपी माइनस लोअर पॉइंट क्या था 0, अपर पॉइंट 100 माइनस 0। अब वही तुम्हें किसमें लिखना है, ये थर्मोमीटर वाले में लिखना है। तो जैसे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर टीसी जो मुझे निकालना है, उस थर्मोमीटर में कितना दिया x0/6, तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या x0/6 माइनस लोअर पॉइंट इसका क्या होगा, क्या कैसे पता चलेगा x0/3, आइस में रखा है ना, आइस में रखे अपना लोअर पॉइंट हुआ तो x0/3, अपर पॉइंट क्या x0 माइनस लोअर पॉइंट क्या था x0/3। करो इसको सॉल्व, तो इससे टीसी आ जाएगा। क्या आ रहा है आंसर इसके, इसको क्या टीसी/100 लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा माइनस x0/6, नीचे कितना हो जाएगा 2x0/3, x0 कैंसिल और इसको सॉल्व करना है। कितना आ रहा है इसका आंसर -25 डिग्री सेल्सियस, -25 डिग्री सेल्सियस है ना। ठीक है, ये टेम्परेचर है। ठीक है, ठीक है ना, ऐसी टाइप के क्वेश्चन ना कंपेटिव में कि कोई अलग स्किल दे देंगे। मेन क्या ये ठीक है, जिनका हो गया वेल एंड गुड, जिनका ना हुआ तो देखा मैंने कि कैपेसिटर तो एटलीस्ट ढंग से लिख तो पाई रहे, ऐसा नहीं कि एकदम ही लाइन हो। ठीक है ना, ऐसे बच्चे देखो कि अभी अगर अलग टाइप का ऐसा कोई क्वेश्चन है और आएगा तो ऐसा ही टाइप है, वो एक्स या कुछ वाई दिया होगा, अलग वैल्यू दी होगी, कर ही सकते हैं। ठीक है, अप्रोच यही हो। ठीक है, तो ये वाला एक पार्ट देख लिया। अब है ना, ये हमने पढ़ा टेम्परेचर के बारे में। अब थर्मोमीटर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, लिखो थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में क्या लिखेंगे, वो कौन सा वो डिवाइस जो टेम्परेचर मेजर कर सके उसे क्या कहेंगे, थर्मोमीटर कहेंगे। ठीक है ना, तो लिख लो वो स्टेटमेंट, डिवाइस used to measure temperature, a device used to measure temperature is called a thermometer. Is called a thermometer. Is called a thermometer. ठीक है, अच्छा ये थर्मोमीटर जो है, तुमने कभी थर्मोमीटर यूज किया हो या वो क्लिनिक में हॉस्पिटल जाते टाइम टेम्परेचर मेजर किया। आजकल तो थर्मोमीटर क्या डिजिटल आ गया, चाहे छोटा सा डिस्प्ले ही होता है। ठीक है ना, तो डायरेक्टली क्या टेम्परेचर दिखा देता है। बाकी किसने अगर देखा हो तो पहले कौन से थर्मोमीटर आते थे पता है, मर्क्यूरी थर्मोमीटर, ग्लास ट्यूब होती है उसमें थर्मोमीटर में, उसकी जो टिप होती है जो ऑब्जर्व किया होता है, ये तो कोई भी थर्मोमीटर में अगर ये टिप है ना वो मेटल की होती है। और यहाँ पे मैं मर्क्यूरी थर्मोमीटर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बीच में कॉलम ट्यूब होती है जिसमें क्या होता है, मर्क्यूरी होता है, और ऊपर ऐसे ग्लास का ऐसे छोटा सा ऐसे एम्प्टी स्पेस बनाता है, इसको बल्ब कहते हैं।
ऐसा डिजाइन होता है, ठीक है। अब अगर ये थर्मोमीटर की बात करें, ठीक है, सपोज मुझे क्या करना है, मेरे हाथ का टेम्परेचर मेजर कर, तो जो थर्मोमीटर है, ठीक है, थर्मोमीटर को कैसे ऐसे पकड़ो, क्या होगा, इधर से होल्ड करते हैं, मेटल टिप को उधर से होल्ड करते हैं, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए रखते हैं, क्या होगा, तो उसमें हीट ट्रांसफर हो, तो ये जो कॉलम होता है वो बढ़ता है या कम, थोड़े टाइम में एक आध मिनट बाद क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, स्टेबल हो जाएगा। और सपोज ऐसे यहाँ पे लिखा होगी 40 डिग्री, ऐसे लिखा ही होता है, हर एक वैल्यूज भी रखी होती है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे हाथ का टेम्परेचर कितना हुआ, 40 डिग्री। मर्क्यूरी थर्मोमीटर ऐसे काम करता है, ठीक है, ये डे टू डे लाइफ में हम क्या ये यूज करते हैं, ठीक है। पर इसका ना एक ड्रॉबैक है, क्या ड्रॉबैक है, ये जो हाई टेम्परेचर होता है ना वो काफी कम होता है, मतलब सपोज इसको, इस थर्मोमीटर को अगर बॉइलिंग वाटर में डालोगे, इस थर्मोमीटर को बॉइलिंग वाटर में डालोगे ना, क्या होगा कि ये बहुत ही ज्यादा मर्क्यूरी का लेवल और बढ़ेगा, मर्क्यूरी लेवल बढ़ेगा तो क्या यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या होगा कि ये ग्लास है ना पूरा फूट जाएगा, इतना बढ़ जाता है मर्क्यूरी लेवल। इसका मतलब क्या, इसकी लिमिटेशन है कि हाई टेम्परेचर बॉइलिंग वाटर या ऐसा कुछ हो तो ये क्या काम का नहीं है। तो थर्मोमीटर और भी अलग अलग डिजाइन किया, इस थर्मोमीटर को क्या कहते हैं, मर्क्यूरी थर्मोमीटर। एक और थर्मोमीटर आता है जिसे कहते हैं रेजिस्टेंस थर्मोमीटर या रेजिस्टर थर्मोमीटर। ओम्स लॉ पढ़ा है टेंथ में, V इक्वल टू IR, ठीक है ना, एक मेटल का क्या होता है, रेजिस्टेंस, वोल्टेज जो करंट फ्लो होता है क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टर से भी हम थर्मोमीटर बनाते हैं, चाहते हैं थर्मोमीटर, उस थर्मोमीटर को क्या नाम देते हैं, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। वो जो थर्मोमीटर है ना वो बहुत हाई टेम्परेचर मेजर करता है, ये नहीं करता, रो मेजर करता है। और भी अलग अलग टाइप के थर्मोमीटर आते हैं। बेसिकली थर्मोमीटर डिजाइन कैसे होता है, टेम्परेचर के साथ कोई भी चीज अगर चेंज हो, जैसे इधर टेम्परेचर के साथ क्या चेंज हो रहा है, मर्क्यूरी की लेंथ चेंज हो रही है, रेजिस्टेंस में टेम्परेचर के साथ क्या है, रेजिस्टेंस चेंज होता है। कोई भी चीज अगर टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही हो ना तो तुम उसका थर्मोमीटर बनाते हो। एक मर्क्यूरी थर्मोमीटर है, बाद में ये रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है। एक और थर्मोमीटर भी आता है, उसे गैस थर्मोमीटर कहते हैं। अभी गैस की इक्वेशन हमने डिस्कस की शुरुआत में, क्या थी वो इक्वेशन, P इक्वल टू NR। अब सपोज एक पर्टिकुलर गैस में लूं, एक वेसल में मैं गैस लूं, तो N का मतलब पता है क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, तो फिक्स रहेगा। एक पर्टिकुलर वेसल है, N क्या रहेगा, फिक्स, R तो एक कांस्टेंट होता है, वैल्यू पता है इसकी 8.3 जितनी होती है, ठीक है। और V क्या है, वॉल्यूम। तो अगर मैं एक वेसल की बात करूं जिसमें गैस है, तो वॉल्यूम ये N R वो सब क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, प्रोपोर्शनल टू T। तो अगर प्रेशर चेंज हो तो क्या, टेम्परेचर भी चेंज होगा। तो इसका मतलब इसका भी क्या कर सकते हो, थर्मोमीटर बना। ऐसे थर्मोमीटर को क्या कहते हैं, हमने क्या वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है गैस का, तो क्या कहते हैं उसे, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। सपोज मैं ऐसा डिजाइन करूं जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो उसमें इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, इस थर्मोमीटर को क्या नाम, कांस्टेंट प्रेशर गैस। तो ऐसे अलग अलग टाइप के क्या है थर्मोमीटर, ठीक है ना। तो मर्क्यूरी और रेजिस्टेंस जो बेसिक है, जिसपे काफी सारे प्रॉब्लम आते हैं, तो वो पहले देख लेंगे, बाद में वो प्रेशर वाला वो सब देखेंगे, ठीक है। इसमें एक स्टेटमेंट लिख लो, ये जो डिस्कस किया पूरा पार्ट लिखो स्टेटमेंट, थर्मोमीटर इज बेस्ड on the property of an object. Thermometer is based on the property. Thermometer is based on the property of an object. On the property of an object which changes linearly. Which changes linearly with temperature. Which changes linearly with
टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर क्या है, चेंज होना चाहिए, ठीक है, विच चेंजेस इन द विद टेम्परेचर। प्रॉपर्टी इज कॉल्ड थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड thermometric property, is called thermometric property, ठीक है। एग्जाम्पल में देखो, मर्क्यूरी थर्मोमीटर, मर्क्यूरी थर्मोमीटर, और मैं लिखो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। उसके बाद देखो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। अब देखो कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, ठीक है ना। तो क्या है, अलग अलग टाइप के थर्मोमीटर आते हैं, ठीक है। इसको ना प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे, उसका वो इसका भी छोटा सा डिराइवेशन डायग्राम वो सब है, तो लिखाऊंगा मैं, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में लिख लेंगे। अभी मुझे ना डाउट्स डिस्कस करवाने किसके, फ्लूइड मैकेनिक्स, जो फ्लूइड हमने पढ़ा था, सरफेस टेंशन और वो सब, विस्कोसिटी, वो सब पार्ट अपना हो गया था, ठीक है ना। उसके डाउट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और इसका वो मॉड्यूल तो मिल जाएगा, ठीक है ना, तो सब टारगेट दे दूंगा। और अब से ना इस वीक से जो पहले के जो चैप्टर्स है उसका भी एक बार मैं टारगेट दे देता हूँ, क्योंकि अब करो इसका मैं है ना मेजोरिटी प्रॉब्लम से ट्राई करूंगा कि अपना मेजोरिटी क्लास में प्रैक्टिस हो जाए अच्छी, तो एक मिलेगी इसके भी। और एक फिलहाल क्या ना पीछे का वो चैप्टर भी क्या है कर लो, कौन सा स्टार्ट करते हैं, ये वो लॉस ऑफ मोशन जो टारगेट दिया था कि नहीं दिया, दिया था कि कब दिया था, नोट्स भेजे थे मैंने, तो टारगेट दिया था, तो इस वीक है ना वो पूरा कंप्लीट करो, ठीक है, प्रॉपरली डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कोई टारगेट दिया हो तो ये पर पहले इसका फ्लूइड बात, फ्लूइड के डाउट देख लेते हैं, ठीक है। पहले डीपीपी में देखो, डीपीपी में कौन से डाउट्स है, पहले वो निकालो, उसके डाउट पहले देख लेते हैं। देखो डीपीपी ध्यान दो, डीपीपी 1 तो कौन सी, वो सॉलिड वाली थी ना, वो तो अपने हो चुकी है। बाद में डीपीपी 2 कौन सी है, वो विस्कोसिटी वाली है, उसमें कोई डाउट हो बोलो, डीपीपी 2 में कौन सा है, 17 क्लास अटेंड करते हो नहीं करते हो, 17 का सेम हमने किया है। प्रॉब्लम एक्स्ट्रा लेक्चर में क्या है कि एक बॉल एक साइड से गिर रहा है, और ने क्या दिया कि पानी में गिरने के बाद इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। जिन्होंने सॉल्व किया मुझे अप्रोच बताओ, पानी में गिरने के बाद इसको एक साइड से रिलीज किए रिटर्न है, पानी में गिरने के बाद चलो मान लो इधर इसकी वेलोसिटी क्या है दी, तो पानी में गिरने के बाद जनरली क्या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है, तो इधर चेंज नहीं हो रही है, भी थी। इसका मतलब क्या हुआ, ये किसके बराबर है, टर्मिनल स्पीड, डायरेक्ट टर्मिनल स्पीड के बराबर, तो क्या बाद में वो कांस्टेंट स्पीड से जाएगा, तो इधर ये भी किसके बराबर होगा, अंडर 2g काइनेमेटिक्स याद है, और यहाँ पे ये जो स्पीड है वही क्या है, टर्मिनल स्पीड, तो अंडर 2g इक्वल क्या करना है, vt, टर्मिनल स्पीड का फॉर्मूला पता है, बैक आ जाएगा। और देखो dp2 में और तो जाओ,
dv2 में कोई डाउट नहीं है, किया ही नहीं हो तो कहां से डाउट है, किया है। dp3 में देखो, dp3 कौन सा है, वो सरफेस टेंशन वाला है, उसमें कोई डाउट है क्या? कौन सा है, एक मिनट ऑर्डर में, पहले कौन सा 29 और 31, 29 भी इजी है, ये ग्लोइंग में सोप बबल वर्क डन दिया है, वर्क डन मतलब बेसिकली क्या हो, एनर्जी हुई, तो W इक्वल टू क्या है, डेल्टा ए इंटू 2 करे या नहीं करे, बबल है तो बबल तो इंटू 2 होगा। तो पहले केस में जो वर्क है उसमें क्या होगा, 2a डेल्टा ए शुरुआत का एरिया क्या होगा 4πr² माइनस इनिशियल एरिया, तो क्या होगा 0। और क्या दिया है उसमें, वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम V, तो इसको सब्स्टिट्यूट करना है, V इक्वल टू क्या होता है 4/3πr³। तो यहां से देखो W इक्वल टू, देखो S तो सेम है, इधर मैं क्या बोल सकता हूँ, वर्क जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, R², और यहां से देखो R V इज प्रोपोर्शनल टू R³, तो R इज प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हो, V इज 1/3, उसको यहाँ पे डाल दो, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्क किसके प्रोपोर्शनल, V इज 2/3। हमेशा ऐसे केस में ना मैंने बताया था, रेशियो प्रोपोर्शनलिटी स्टडी करो, तो पहले में वर्क W दिया है, इससे लाइक रेशियो लिख सकते हो, W1/W2 इक्वल टू V1/V2 रेज़ टू 2/3, अब हो जाएगा ना। पहले में वर्क W है, दूसरे निकालना है, पहले वॉल्यूम V है, दूसरे कितना है वॉल्यूम 2V, हो गया तो इससे W2 आ जाए। ठीक, नेक्स्ट कौन सा है, ओके 30, ये मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि रिवाइज करके नहीं कर रहे हो प्रॉब्लम, कॉम्बिनेशन वाला, बबल के कॉम्बिनेशन वाला एक मैंने प्रॉब्लम करवाया था क्लास में, जिसमें प्रूव दैट वाला प्रॉब्लम, उसमें मैंने जनरल प्रॉब्लम किया था, एक का रेडियस R1 था, दूसरे का R2 था, और जो नया बबल बन रहा उसका रेडियस R था। इस प्रॉब्लम में सिंपल प्रॉब्लम है, R1 और R2 सेम है, तो उसमें डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, तो हो जाएगा सॉल्व। इधर टेम्परेचर इक्वेशन में भी दिया है कि टेम्परेचर क्या है, सेम है। ठीक है, ये जो रिवाइज करके कर रहे हैं ढंग से, ठीक है वो करो, काफी सारे डाउट कम हो जाएंगे। मैं क्लास में अलग अलग टाइप इसलिए करवाता हूँ, ये रिवाइज करके करो तो क्या है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम सिमिलर ही आएंगे। JEE में क्या लगता है वैसा ही होने वाला है, JEE नीट में भी एग्जीक्यूशन कभी नहीं आएगा, तो उससे सिमिलर आएगा, तो कहाँ जाएगा, प्रैक्टिस से आएगा ना, जिससे प्रैक्टिस करोगे उससे एक बार ट्राई करना, उससे हो जाएगा। ये तो इजी प्रॉब्लम है उसका। और बोलो और कौन सा है, dv3 में कोई डाउट नहीं, dv4 आई थिंक डिस्कस कर ली थी ना, dv5 वो भी हो गई थी। ओके, ये एक्सरसाइज 2 जो है MCQ, उसमें सेक्शन ही आई थिंक कर लिया था, सेक्शन बी विस्कोसिटी वाला वो बाकी है, उसमें कोई डाउट हो, विस्कोसिटी हो तो कौन सा है 39। ओके देखो 39 प्रॉब्लम जो उसमें MCQ में, उसमें तो क्या दिया है, ग्राफ दिया है, ग्राफ के साथ है ना हमें मैच करवाना है। तो एक ऑब्जेक्ट को पानी में ड्रॉप कर रहे मान लो, तो कौन सा ग्राफ किसके साथ मैच होगा, तो इधर 3 दिया है, ग्रेविटेशनल फोर्स। मुझे बताओ जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो ऑब्जेक्ट नीचे जाता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहेगा, चेंज होगा, बढ़ेगा, कम होगा, क्या होना चाहिए, वो तो कांस्टेंट रहेगा, तो कौन सा आना चाहिए, P आना चाहिए, हॉरिजॉन्टल ना कांस्टेंट ही रहेगा, तो उसका क्या आएगा P, तो P कौन सा अपना ग्रेविटेशनल है। बाद में
ऑब्जेक्ट जैसे जैसे नीचे गिरता है उसकी वेलोसिटी बढ़ती है कम होती है? बढ़ती है। बाद में क्या हो जाता है? कांस्टेंट। तो विस्कस फोर्स के बारे में क्या बोलते हैं? विस्कस फोर्स की इक्वेशन क्या थी यार दोस्तों? क्या होता है? 6 पाई ईटा आर बी। तो विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वी। तो क्या होगा? विस्कस फोर्स के बारे में क्या बोल सकते हैं? शुरुआत में क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ते जाएगा, पर बाद में कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखो कौन सा मैच हो रहा है? क्यू मैच हो रहा है ना, उसके बाद बढ़ते जाएगा, बाद में क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। और ये जो आर है वो देखो कौन सा होगा? नेट फोर्स। क्यों नेट फोर्स? शुरुआत में जो फोर्स होता है वो एमजी होता है मेन। जैसे टर्मिनल वेलोसिटी मिल जाती है, नेट फोर्स क्या हो जाता है? जीरो। तो कम होकर फाइनली क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये जो आर है वो किसका ग्राफ हुआ? नेट फोर्स का। ठीक है, जैसे मैच कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो और कोई विस्कोसिटी में और कोई डाउट? है क्या? नहीं है कोई डाउट? मुझे पूछने की जरूरत नहीं है कि ये विस्कोसिटी किसने किया है कि नहीं किया है। जिन्होंने ढंग से किया होगा ना, पक्का डाउट है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन है जो पक्का डाउट है, उसको मुझे पता चल जाएगा कि किया है कि नहीं किया। बोलो तो कोई दूसरी डीपी में बोलो की हो तो। ये सरफेस टेंशन वाला जो है सेक्शन 3, उसमें काफी सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स है। उसमें मतलब कुछ किया हो तो कौन सा है? ओके, देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 50 है, क्वेश्चन नंबर 50 जो है उसमें देखो ये थोड़ा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। क्या दिया है कि ऐसे कोई वायर जैसा ये शेप है, ठीक है, इसमें ऐसे बीच में थ्रेड रखा है, यहाँ पे एक फिल्म है, यहाँ पे एक फिल्म है, ये ए है ना, ये बी। ओके, तो क्या किया? एक ऐसे फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे पूरी फिल्म क्या है? फट जाती है, याद है? इतना तो पता है ना, जब फिक्स कर दे पूरी फिल्म फट जाएगी। फिल्म फट जाएगी। अब पहले ऐसा इक्विलिब्रियम में क्यों था वो सोचो। इधर से फिल्म सरफेस टेंशन की वजह से इधर खींचेगी, यहाँ पे भी फिल्म थी वो भी खींचेगी, फोर्स लगाएगी, दोनों फोर्स क्या होता है? सेम इक्विलिब्रियम में। तो इधर से मैं हटा दूं तो ये फिल्म क्या करेगी? पुश करेगी या पुल करेगी? पुल करेगी ना। सरफेस टेंशन हमेशा फोर्स के साथ अट्रैक्टिव होता है, वो पुल करने की ट्राई करता है। थ्रेड कैसा हो जाएगा? पुल कर रहे खींचने की ट्राई करे, ऐसा थ्रेड हो जाएगा, ऐसा शेप में होता है। कौन सा होता है? कॉन्वेक्स या कॉनकेव। ठीक है ना। तो ऑप्शन देखो कौन सा मैच कर रहे हैं। क्या हो जाएगा? क्या दिया है? अच्छा, उस हिसाब से देखिए, इसमें आंसर देखो। आंसर क्या है? कौन सा दिया है? कॉनकेव टुवर्ड्स ए। तो मतलब देखो ये शेप ऐसा हो तो ध्यान रख सकते हो। ये मतलब इसका यहाँ पे मटेरियल है ना, इस तरह पैर होगी, यहाँ पे मटेरियल है। ऐसे शेप को अगर पता होता है, ऐसा शेप को क्या होता है? कॉनकेव, कॉनकेव होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रख सकते हो। ओके, बाकी शेप इसका ऐसा बनेगा ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट और 50, 52। ओके, देखो ये जो 52 प्रॉब्लम है, 52 में क्या दिया कि एक मेटल जिसको वाटर सरफेस पे रख रहे हैं, तो क्या दिया कि इट बेंड्स द सरफेस डाउनवर्ड अराउंड द पैरामीटर मेकिंग एन एंगल थीटा। इसका मतलब क्या होगा?
पानी के सरफेस पे हमने याद हो तो एक कॉइन वाला मैंने प्रॉब्लम बताया था। जैसे सपोज कॉइन रखा है तो याद हो तो हमने डिस्कस किया था बैंड हो जाता है ना नीचे, तो क्वेश्चन में दिया कैसे बैंड हो रहा है, और ये जो एंगल है ये बैंडिंग का जो एंगल ये थीटा दिया हुआ है वर्टिकल के साथ, ठीक है, और ये थोड़ा पानी में भी है। तो इधर ये जो कैपिटल W है, कैपिटल W क्या है, इतना वेट डिस्प्लेस हो रहा है, ये ध्यान में रखना चाहिए, तो उधर लिख लो ऐसे डिस्प्लेस होता है ना, इतना ये दिया हुआ है। कैपिटल W क्या है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, मतलब बेसिकली वो क्या है, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये जो वेट डिस्प्लेस होता है ना वो किसके बराबर होता है, FB 1/4 के बराबर, 1/4 के बराबर होता है। तो इसका FBD देखे तो देखो इसका FBD क्या होगा, नीचे mg, ऊपर क्या है FG, और एक और फोर्स भी इधर लगेगा। कौन सा फोर्स इधर लगेगा, सरफेस टेंशन का फोर्स। वो सरफेस टेंशन का फोर्स कैसे बाउंड्री पे लगता है, पर देखो एंगल बना रहा है ना, तो एंगल पे लगता है, एंगल वैल्यू कितनी होती है याद है सरफेस टेंशन की, अगर y एक्सिस पे देखें कंपोनेंट बनाते हैं इसके, तो क्या हो जाएगा ft cos थीटा, एक्सेलरेशन दो 0, तो इधर इक्वेशन क्या आएगी, mg माइनस fp माइनस ft cos थीटा इक्वल टू 0। क्वेश्चन में क्या mg निकालना है, तो mg इक्वल टू क्या होगा fp प्लस ft cos थीटा, ये जो fb है वही w दिया है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, ठीक है, प्लस सरफेस टेंशन का फोर्स। सरफेस टेंशन का फोर्स कैसे निकालना, सरफेस टेंशन का फोर्स कैसे निकालना, S इंटू क्या होता है L, तो सरफेस टेंशन है से L कितना होगा, पहले मीटर के बराबर होगा 2 पाई r, और क्वेश्चन में वेट पूछा है तो इसके बराबर है। नेक्स्ट आउटपुट कौन से, नहीं वो अभी नहीं करना है, इसका थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट है, वो अभी नहीं करना है, पर इसमें आप कर सकते हो। ऐसे टाइप के प्रॉब्लम जो है इसमें वही करना है जो कैपिलरी में पढ़ा था कि बबल फॉर्म हो गया तो इसका एक्सेस प्रेशर, इसका एक प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या, इसमें जो मैंने ठीक नहीं करवाया है सेक्शन सी में वो आप सारे कर सकते हो, क्योंकि हम लोग कैपिलरी भी पढ़ लिए, तो अब तो इसके सारे प्रॉब्लम्स कर सकते हो। और कोई डाउट हो तो बोलो। कौन सा है 70, ओके 70, क्वेश्चन नंबर 70 जो है 70 में देखो 70 क्या अच्छा प्रॉब्लम है, क्या दिया हुआ है कि एक फिल्म है और इसे थ्रेड डाली हुई है, ठीक है, इस क्वेश्चन पे भी ना 4 मार्क कर दो, ये अच्छा प्रॉब्लम है। क्या दिया है कि एक सोप फिल्म है, ऐसा हर जगह सोप फिल्म है, ठीक है, हर जगह सोप फिल्म, और यहाँ पे ऐसे थ्रेड डाल दिए, मतलब अंदर भी फिल्म है और ये थ्रेड है। अब चलो ये जो ये कॉन्केव कॉन्वेक्स वाला समझा है उसके बेस पे मुझे बताओ, ऐसे में इधर ये क्लिक कर दो इसको, क्या होगा, हर जगह फिल्म है, बाहर भी फिल्म है अंदर भी फिल्म है, मैंने अंदर वाला क्लिक कर दिया, क्या होगा, कैसा शेप हो जाएगा, हर जगह से खींचा होगा तो कैसा हो जाता है शेप, सर्कल। तो ये जो है ऐसे सर्कल बनेगा, अंदर एयर होगी, खाली होगा, और बाहर ऐसे फिल्म होगी, बाहर फिल्म होगी, तो ऐसे सर्कल बन के इसमें क्या टेंशन डेवलप होता है, ऐसा प्रॉब्लम आएगी। अभी वो एमजी वाला किया है, ऐसे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है, एफपीडी, हमेशा एफपीडी से सॉल्व। तो ये सेंटर है, क्या करो इसमें एफपीडी बनाते हैं, पर कितने पार्ट करते हैं, छोटे पार्ट, ये छोटी सी थ्रेड लेते हैं, इसका एफपीडी बनाते हैं। तो इसका अगर मैं एफपीडी बनाऊं इतने पार्ट का, तो ये एफपीडी क्या है, इसका नीचे एमजी वो सब बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। इसमें मेन जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है, इस तरफ टेंजेंशियली, इस तरफ क्या लगता है, टेंशन, टेंशन हमेशा इसमें लेंथ के अलॉन्ग लगता है, तो इधर क्या रहेगा, टेंशन रहेगा। इस तरफ एक फोर्स रहेगा, कौन सा फोर्स होगा, इधर आसपास फिल्म है,
मतलब बोल सरफेस टेंशन का बस, और कोई फोर्स बनाने की जरूरत नहीं है, एमजी हो तब तो नेग्लिजिबल है। तो यहाँ पे अब देखो इसमें भी कंपोनेंट बनाने पड़ते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना उसका आधा हो जाता है थीटा/2, इधर से बीच में से लाइन बनानी, सिंपल एंगल स्टडी करना है। तो इसके कंपोनेंट देखो, तो इस तरफ क्या आएगा t cos थीटा/2, इधर भी t cos थीटा/2 कैंसिल हो जाएगा। नीचे की तरफ क्या होगा t sin थीटा/2, यहाँ पे भी क्या आएगा इसका कंपोनेंट t sin थीटा/2। तो क्या होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे बैलेंस। तो ft इक्वल टू क्या आ जाएगा 2t sin थीटा/2। अब ft सरफेस टेंशन का फोर्स क्या होता है s इंटू एल, एल मतलब क्या इतनी लेंथ, तो ये लेंथ क्या होगी, अगर रेडियस में आर लो तो लेंथ को क्या लिख सकते, एंगल थीटा बन रहा है, रेडियस आर है, तो लेंथ को क्या लिख सकते हो, आर की लेंथ को क्या लिख सकते, आर इंटू थीटा। पता है आर की जो लेंथ है ये सपोज रेडियस आर ही एंगल थीटा है, तो लेंथ चाहिए तुम्हें तो क्या होता है आर इंटू थीटा। तो ये मैंने लेंथ लिख दी। टू को ऐसे रखते हैं, टेंशन टी मुझे निकालना है, साइन थीटा अगर बहुत ये छोटा है, मैंने बोला कि बहुत छोटा ले रहे हैं, तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, अगर एंगल बहुत छोटा हो तो साइन थीटा तो क्या है थीटा लिख सकते, ठीक है। तो इधर साइन थीटा/2 है तो उसकी जगह क्या लिख सकते थीटा/2, ये 2 और 2 कैंसिल, थीटा भी कैंसिल, तो टी किसके बराबर है, टेंशन किसके बराबर होगा, सरफेस टेंशन इंटू, ठीक है। नेक्स्ट डाउट, कौन सा 61। ओके चार्ज, देखो ये चार्ज वाला एक्चुअली अभी तो नहीं करना, चार्ज की वजह से कोई बबल को अगर चार्ज दे, चार्ज मतलब कौन सा कि पॉजिटिव या नेगेटिव, सपोज मैं पॉजिटिव चार्ज दूं तो हर एक चार्ज क्या रिपेल होता है, लाइट चार्ज हो तो पता है प्लस प्लस अगर चार्ज तो रिपेल होता है, रिपेल्शन की वजह से क्या होता है बाहर की तरफ वो फैलने की ट्राई करता है। सपोज मैं नेगेटिव चार्ज दूं तो भी रिपेल ही करेगा अपने आप को, तो क्या होगा एक्सपांड होने की ट्राई करेगा। तो कोई भी चार्ज दो पॉजिटिव या नेगेटिव क्या होगा, तो साइड बढ़ाने की ट्राई करेगा, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का प्रॉब्लम है, कोई बेसिक आइडिया से ठीक। और कोई डाउट, जिन्होंने ना किया हो कंप्लीट करो, फिर अब वापस नया चैप्टर स्टार्ट होगा। और मैंने लेज ऑफ मोशन भी अगर बोला है तो क्या नोट्स के लिए ही बोला होगा, नोट्स रिवाइज करने, जिनके पास नोट्स ना हो तो ऐसा तो मैं पेज देता हूँ उसमें से करो, पर एटलीस्ट रिवाइज तो करो। फिर डाउट से ना पूछो, कुछ ना करो थोड़ी चलेगा। मैं जितना भी मोटिवेशन तुम्हें करूं या कोई और फैकल्टी करे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल, ठीक है ना। कोई फर्क, कोई भाषण तुम्हें कोई फर्क पड़ने नहीं वाला, ठीक है ना। तुम्हें अंदर से रियलाइज होगा तभी तुम्हें पता चले, ठीक। क्या करो पता है, तो अगर जल्दी आ जाओ ना, 12th के स्टूडेंट्स बैठते हैं उनको देखें, कोई टेंशन में पड़े रहते हैं, अभी पढ़ते हैं क्यों, 11th और 12th के शुरुआत में कुछ नहीं, वही तुम्हारी हालत होने वाली है। एज सिंपल, तुम अपना फ्यूचर देख रहे हो, ऐसा मान लेना, मैं बुरा है वो नहीं बोल रहा हूँ, जो दिख रहा है वो बोल रहा हूँ, तो तुम्हें पता चल जाएगा। उसको मोटिवेशन लो, डर की तरह लो, जो भी हो, काम चालू होना चाहिए, तो वही होगा, ठीक है, वही होगा। उनको भी मैंने वही लेक्चर दिया था जो तुम्हें अभी दे रहा हूँ, जिसको असर हो गई वेल एंड गुड, ठीक है, अच्छी बात है कि अभी वो अच्छा कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, घर पे अपना रिविजन कर रहे हैं, उनको इधर आने की जरूरत नहीं है। तो जिनको इससे डाउट्स आ रहे हैं, कुछ किया ना हो, अभी पढ़ने की ट्राई करो, सीधी बात है डाउट्स आएंगे, डिस्कस करना पड़ेगा मुझे, तो बेटर है अभी से स्टार्ट कर दो, एटलीस्ट 50% करो, पर करो तो वो बेनिफिट करेगा, ठीक है ना। तो एटलीस्ट करो, इतना भी डिसअपॉइंट मत करो मुझे। अभी भी ये मॉड्यूल मिल जाए थर्मल का, तब तक फ्लूइड का जिसका बाकी है करो कंप्लीट, जिसका हो गया वो PYQ